हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। किस किस की पहली क्लास है? ठीक है। मैथ्स बैकग्राउंड है बेटा? नॉन मैथ्स? आप नॉन मैथ्स, गुड। ठीक है, आप बताएं। मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक। बेटा यहाँ पे लास्ट क्लास में बताओगे एक बार क्या करवाया था मैंने? ई और एच, ठीक है, यही दिया था ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ तो नहीं ना? ठीक है। और अब ये बताओ, पहले तो आप लोग ई और एच करके आए हो या नहीं करके? डाउट्स हैं उसमें? ठीक। बच्चे यहाँ पे जो आप दोनों की पहली क्लास है, जिन बच्चों की, सुन लो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, बीच बीच में गैप से क्लास हुई है, 2 क्लासेस हुई है टोटलिटी में। चैप्टर के बारे में बताने से पहले ये बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे ना रफ शीट नहीं मिलती पेपर में, और रफ शीट नहीं मिलती तो एक तरीके से फिर वो क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। चैलेंज इसलिए हो जाता है, होता नहीं है मतलब शुरुआत में अब ऐसा लगता है क्योंकि आदत है लिख लिख के करने की। मैं चाहूंगा कि आप लिखें ना, बिना लिखे करें। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको क्लास में ही दूंगा कि कैसे बिना लिखे करना है। हालांकि कोई कसम खाने वाली बात नहीं है कि लिखना नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे। अगर हम वो क्वेश्चंस बेटा बिना लिखे कर पाते हैं तो हमारी स्पेशलिटी के साथ साथ क्वेश्चन का नेचर भी वैसा है। और नीचे क्या गिवन है? आंसर्स गिवन है, मतलब ऑप्शंस गिवन है। इस वजह से ऐसा हो पाता है। अगर वही क्वेश्चंस में से ऑप्शन हटा दो, वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू सॉल्व इट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। लेकिन जब पेपर में चॉइसेस दे रखी है, रफ शीट अवेलेबल नहीं है, और कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए क्या कैलकुलेटर अलाउड है, तो व्हाई शुड वी गो फॉर द एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन? है ना, पूरा सॉल्व करके एक्स वाई लेट करके क्यों करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सही बताऊं, द रियल मैसेज इज कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हमें ट्रायल एंड एरर से करने होते हैं। बट ट्रायल एंड एरर से भी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज पता होती है तब ट्रायल एंड एरर बेटर रहेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बस वैल्यू पुट करनी है, कई जगह वैल्यू पुट करनी है, लेकिन किसमें? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज जैसे आपने नॉन मैथ्स बताया, 10th क्लास का चैप्टर है ये, और 10th क्लास के अंदर इक्वेशन चैप्टर जो था वही पढ़ा रहा हूं मैं। जैसे उसमें होता था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, याद दिलाता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसमें एक्स की 2 वैल्यू होती थी, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना? तो हमने यहाँ पे सीधा इक्वेशन में वैल्यू पुट ना करके क्या चेक कर लिया, इक्वेशन के सम ऑफ रूट निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दिए, और नीचे देखा कि कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका सम ऑफ रूट के बराबर आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरीके का मुझे उम्मीद है कि आपको ये कन्वे हुआ कि एटलीस्ट हमें क्या करना है कुछ हद। पेपर में क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं मिलती। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में सिंगल साइड और दूसरी साइड का हाफ पेज, ये ब्लैंक जरूर मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ज्यादा मिल जाए। क्या बोला? पॉसिबिलिटी ये भी है कि ज्यादा पेजेस क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच किए जाए, बट आई कांट प्रॉमिस। व्हाट आई कैन प्रॉमिस, दैट 1.5 पेज। ठीक है, तो आप लोगों को जो सर्टेन है वही बता सकता हूं, जिसके चांस है उसका एक आइडिया दे दिया, गारंटी नहीं दे सकता। यहां पे इक्वेशन की अगर बात करें बेटा, जहां पे भी इक्वल का साइन आता है उसे इक्वेशन कह दिया जाता है। जहां पे भी इक्वल का साइन, यहां पे अगर x इक्वल टू 2 लिखा है ना बेटा, ये भी एक इक्वेशन है। क्या है ये? अब देखो ना, x इक्वल टू 2 को लिख दिया x माइनस 2, इसके नीचे देखो 3x प्लस 5, x की वैल्यू तो है। आ जाओ,
3x+5, x की वैल्यू तो है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आप बताओगे बेटा? x की वैल्यू नीचे वाली ब्लू वाली इक्वेशन में क्या आएगी? x की वैल्यू इसमें -5/3, तो x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे फीलिंग कैसी आ रही है? इक्वेशन वाली। ये वेन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। कैसी वेरिएबल? और जो अभी लिखा है मैंने, ये लीनियर इक्वेशंस है। क्या है ये? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। लिख भी दिया मैंने लीनियर इक्वेशन को लेके। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है जहां पे दो इक्वेशन बनती है या तीन इक्वेशन बनती है। दो इक्वेशन वाली दो वेरिएबल, सॉरी, दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल वाली तीन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के जो तरीके होते थे हमारे लिए वो फेवरेबल नहीं है। हमें तो सीधा सा क्या करना है? वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS। यहां पे हम ना वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, और वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं स्कूल में तो लेट करना शुरू कर देते थे, लेट दिस नंबर बी x एंड दैट नंबर बी y। लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे, और क्या करेंगे वो अब आपके सामने। हाँ जी, तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा, तो ना मैंने इन्हें एक एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की करवाई थी, ये वाली, फिर दो एक्सरसाइज होमवर्क दी थी, ठीक है। और जो ये दो एक्सरसाइज हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। तो इसमें से क्या करते हैं कि ना इनके डाउट्स लेते हैं। आप लोग भी सिर्फ जो नया बच्चा है वो डाउट समझे। डाउट समझने के बाद ये एक्सरसाइज कोई ऐसा नहीं है आपकी स्किप हो गई। बचे हुए क्वेश्चंस क्या करेंगे? आप खुद करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मुझसे जो नहीं होंगे दोबारा पूछेंगे, चाहे मैं करवा भी चुका हूं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। चीजें जल्दी जल्दी भी सीखनी है, इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि पेपर जो है वो कब है? सितंबर दिसंबर में तो बहुत फर्क होता है, मान के चलो सितंबर में, ठीक है ना। तो अभी जरा देखिए, इसीलिए हम भी काफी जल्दी ही आप अब मुझे लगता है क्लासेस भी रेगुलर हो जाएंगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो जो क्वेश्चन बोलेंगे मैं वो सॉल्व करूंगा, और बाकी बच्चे देखेंगे कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कोई, मैं सही बताऊं, कोई अभी जो इस समय जो टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, इसमें कोई टेक्निक वाली बात नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के फ्लो के साथ आपको चीजों कंडीशंस को क्या करवाना है? सेटिस्फाई। जी बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड लास्ट बोला है, कोई बात नहीं, सेकंड लास्ट देख लेते हैं। और यहां पे आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। मुझे पता है इसके अंदर प्रॉब्लम आपको क्या आई है। हाँ जी, तो देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं अच्छे से। लिखा है टू नंबर आर सच दैट, दो नंबर कुछ इस तरीके के हैं, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18। बेटा ट्वाइस का मतलब समझते हो ना? टू टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर और ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर। मैंने ए ऑप्शन उठाया, और ए ऑप्शन में बेटा ग्रेटर बताओगे कौन सा है? इसका ट्वाइस कर दो, 90। जो मैं ओरली सोचने के लिए कहता हूं वो मैं लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। और स्मॉलर कितना है बेटा जी आपका? 36, इसका ट्वाइस कर दो, कितना आता है? 72। बेटा फर्क बता दो कितने का है। क्वेश्चन ने भी तो कुछ ऐसा सही कहा है, कहता है ट्वाइस द ग्रेटर, ज्यादा है, एक्सीड करता है किससे? ट्वाइस द स्मॉलर वन, कितना? बाय 8। ठीक है जी, डन हो गई बात, है ना।
फिर मैंने कहा और कोई कंडीशन? कहता है हाँ सर, एक से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या? कहता है अगर एक से करा तो काफी आसान हो जाएगा। कहता है 1/3 ऑफ द स्मॉलर, 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर। बेटा मैं आपको बता दूं, जब ये बोल रहा है 1/3 तो बेटा समझ जाना डिवाइडेड बाय क्या करना है। जब ये बोल रहा है 1/5 तो डिवाइडेड बाय क्या करना है। तो बेटा जरा स्मॉलर कौन सा था? 36 डिवाइडेड बाय 3 करा, बेटा 12 आ गया। और बच्चे आपका लार्जर कौन सा, ग्रेटर कौन सा था? 45, उसको डिवाइडेड बाय 5 करा, कितना आ गया? 9 आ गया। तो दोनों का समीशन कितना आता है? तो यही तो क्वेश्चन ने बोला टुगेदर 21। टुगेदर का मतलब क्या होता है? ऐड करना। कोई कंफ्यूजन? इसमें डाउट अगर किसी ने पूछा तो उसके पीछे की वजह थी कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। दोनों में ही देख रहे हो ग्रेटर 45 स्मॉलर 36, ग्रेटर 45 स्मॉलर 36। एक्चुअली क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में गलती है। इसे ना ग्रेटर और स्मॉलर नहीं बल्कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर करके देना चाहिए था। वो गलती से उन्होंने क्या बोल दिया? ग्रेटर और स्मॉल। ठीक है ना? कोई और बच्चे जिसकी फर्स्ट क्लास है? नहीं, ठीक है क्या? आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा? सेकंड है, ठीक है। लास्ट क्लास में थे आप, है ना? ठीक है, आपको क्लियर हुआ बेटा? ये बात बेसिक ही है। चलिए इसके अलावा बताइए बेटा और कौन सा क्वेश्चन है? 11th कह रहे हो? नहीं नहीं, पहले इसमें देख लेते हैं ना, कोई बच्चा बचे ना। 11th 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11th क्वेश्चन में जरा इसे पढ़ लेते हैं पहले तो। कहता है डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी आर दिस एंड दैट। पहली वाली जो इक्वेशन है वो डिमांड इक्वेशन है और दूसरी वाली इक्वेशन है वो सप्लाई इक्वेशन। वैसे भी तुम्हें याद होगा डिमांड इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर, लीनियर डिमांड फंक्शन ही तो पढ़ा है हमने। अब जरा देखो, वैसे डिमांड फंक्शन कर्व भी होता है, मतलब डिमांड वाला जो है कर्व वाला भी होता है, लेकिन इन जनरल अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है वो क्या पढ़ाया गया? लीनियर डिमांड फंक्शन। क्या पढ़ाया गया है? डिमांड फंक्शन। आपने देखा कभी ग्राफ बनाते स्ट्रेट लाइन नहीं बनाए थे? तो आपका यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन डिमांड इक्वेशन है, दूसरी वाली सप्लाई इक्वेशन है, वो भी स्ट्रेट लाइन ही होती है। डिमांड वाली डाउनवर्ड होती है और सप्लाई वाली अपवर्ड होती है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कहता है पी इज द मार्केट प्राइस, की इज द क्वांटिटी। मैंने कहा ठीक है, ये भी समझ में आया। कहता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बताओ। अच्छा मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव होता था याद है? ये आपका सप्लाई फंक्शन, ये आपका जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी को तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते थे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो क्वांटिटी होती थी, क्वांटिटी को इन जनरल एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस जिसको वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ये वो पॉइंट है, यानी कि ये वो एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू है जो इक्विलिब्रियम है। बेटा यहां पे मैं इन बच्चों को बता चुका हूं, आप ध्यान से सुन लेना। बेटा हर इक्वेशन का क्या होता है? ग्राफ होता है। क्या बोला? हर इक्वेशन का क्या होता है? और ऐसे भी सुन लो, उल्टा रिवर्स करके बोल देता हूं, हर ग्राफ की क्या होती है? एक इक्वेशन। ठीक है? आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब है किसी डेटा के बेसिस पे तो बनेगा। ग्राफ ऐसे फ्री हैंड मूवमेंट से थोड़ी बनता है। फ्री हैंड समझ रहे हो? छोटे बच्चा नहीं देते, 3 साल के बच्चे को पेन दे दो यही करेगा, है ना? तो ये ग्राफ नहीं है भाई, ठीक है? ग्राफ का मतलब होता है किसी डेटा के बेसिस पे। तो जब किसी डेटा के बेसिस पे बनेगा तो उसकी इक्वेशन बनेगी भाई। तो अब पॉइंट ये है कि जो ग्राफ होता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर कभी ग्राफ के ऊपर कोई जो पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, वो हमेशा उस ग्राफ की इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब है कि जब आप उस ग्राफ की इक्वेशन में
एक्स और वाई की जगह वैल्यू डालोगे तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। तो बेटा एक बात बताओ, आप लोगों से पूछता हूं, ये पॉइंट किस पे, डिमांड पे या सप्लाई पे या दोनों पे? तो इक्वेशन एक सेटिस्फाई होनी चाहिए या दोनों? तो बेटा एक काम करते हैं, चेक करो, मैं नहीं कर रहा, आप करेंगे। पहले वाला बेटा यहाँ पे देख ले, प्राइस है, और दूसरी वाली क्या है, क्वांटिटी। तो P की जगह तुझे क्या रखना है, 2, और Q की जगह तेरे को क्या रखना है, 3/4। कुछ बच्चे अगर ओरली ना कर पाए, लिख के करें, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले दिन से ही कोई एकदम से नहीं हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है, 12 साल की आदत है लिखने की। लेकिन हाँ, जबरदस्ती ऐसा मत करना लिखूंगा ही, थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करवाना है, क्योंकि तभी तो आदत पड़ेगी नए वाले तरीके की, मतलब माइंड में कैलकुलेशन। पहली भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी भी। प्लीज चेक करो हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही है? ये लो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपका पहले से ही क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। हाँ जी, दूसरी भी हो गई ना। चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरे जनकपुरी में घी के दिए जलाए जाए। ये पूछे खुशखबरी क्या है, इक्वेशन मैच कर गई है, LHS इक्वल टू RHS आ गया है। खैर, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 करके बताया। बेटा आपका हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो शुरुआत में मैं बड़ा स्क्रैच लेवल से ही चल रहा हूं, और हमेशा ही चलूंगा, हर चैप्टर में चलूंगा, अभी पता नहीं है, धीरे धीरे। हाँ ये बात है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, तो आप लोग फास्ट में मोड में आ जाओगे। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे वैल्यू पुट करना भी आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, इतना होने के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन जरा बताएंगे कि कौन सा, अगर इसमें से कुछ बताना है तो। चलिए, एक्सरसाइज ई में आपके पास कोई डाउट नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, और एक्सरसाइज आपका एच पे आ जाता हूं, फिर उसके बाद सीधा क्वाड्रेटिक चालू कर दूंगा, ठीक है। और ये रही एच एक्सरसाइज, इसमें बताओ कौन सा डाउट है। 3 और 11, आपका कौन सा बच्चे, 9, 10 और 12, ठीक, 8th भी है, ठीक है, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा ऐसे तो, एक एक करके कर देता हूं। और यहां पे जरा देखिएगा, हाँ वो समझ गया, वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे कोई नया चीज नहीं है, 7th 8th क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन अब नहीं याद बेटा, हमें तो पिछली क्लास का याद नहीं रहता, तो 4-5 साल पहले पढ़ी हुई बात किसको याद है। अब इधर देखिए, लिखा है, जैसे मेरे को ना एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सुना हुआ है ना सबने नाम। तो ना ऐसा मेरे को पता चला जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि ये 7th 8th में, ये पता नहीं, जब मैं पढ़ रहा था कि 7th 8th में ना ये टॉपिक है, भाई साहब मैंने पूरा दिमाग पे जोर डाल दिया, मुझे पिछले जन्म की थोड़ी थोड़ी बातें याद आई, लेकिन ये याद नहीं आया कि 7th 8th क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं हैरान, चक्कर क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है। अच्छा, जिस तरीके के क्वेश्चंस अब करते हैं वैसे वो बिना कैलकुलेटर के होंगे नहीं। अगर 1-2 साल का दे दोगे, 3-4 साल का दे दोगे, फिर भी मैनेज कर लेंगे, ये तो 20-20 साल का भी देते हैं, ठीक है ना। फिलहाल देखिए, लिखा है 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, सबको पता है 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 इज 3 लेस, समझ जाओ डिफरेंस की बात हो रही है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। यार मैं आप लोगों से जरा चेक करता हूं, आप लोगों की जैसे ही लिखा है ना ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये तो बेसिक है। मेरे को ना जब मैं 10th क्लास में था मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जैसे लिखा होता था कि ना बट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे, आई कांटेक्ट थोड़ा सा मैच रहे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हाँ चाहे रास्ता बंद कर देना कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी बेटा इस तरफ शिफ्ट हो जाओ। हाँ, तो 10th क्लास में ना क्वेश्चन आता था, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल।
अब भाई ये समझ ही नहीं आ रहा ये क्या मतलब है इसका, करना क्या है, स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो फिर उसके बाद मुझे ध्यान है आज तक कि मैं बड़ा परेशान था, लेकिन किसी टीचर ने, आई डोंट नो ट्यूशन में या स्कूल में, किसी ने बताया कि ऐसी लैंग्वेज को समझने के लिए ना, जिसको दिक्कत आती है, जिस बच्चे को, उल्टा पढ़ो इसे। तो यहाँ पे लिखा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। पता है इसका मतलब क्या हुआ? पहले नंबर का क्या करोगे? स्क्वायर, और फिर उसका क्या करोगे? ट्वाइस। आई एम श्योर कि आप लोगों को आता होगा, आपके चेहरे बता रहे हैं। जिसको नहीं आता होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया ऐसी लैंग्वेज में जब भी अटको, क्योंकि क्वाड्रेटिक चालू करने वाला और क्वाड्रेटिक में यही सब आएगा, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। क्या करो? उल्टा पढ़ो। तो यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर। बेटा मेरे को क्या पता क्या आंसर है, मैंने लिया 3 लिया और 3 का 5 टाइम्स कर दिया। बेटा जी कितना आता है? 15। ये कम है। लेस का मतलब सबको पता है, 3 कम है। किससे? उसी नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से। बेटा 3 का स्क्वायर करो और उसका ट्वाइस करो। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये 15 हो गया और ये आपका 18 हो गया। 3 कम है कि नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर। बस ऐसे करना है, ठीक है ना सर? पूरा सिलेबस ही ऐसे है। एग्जैक्टली exactly ऐसे बोलना तो थोड़ा गलत लगेगा, है ना? चीजें थोड़ी डिफिकल्ट भी है, लेकिन ना मैं सही बताऊं, हर चैप्टर का अपना एक नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ना, बहुत मुश्किल करेंगे जरूर क्लास के अंदर, लेकिन पेपर के अंदर एक लेवल है, बस उसी तक पूछा जाता है, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाते। हाँ, अब ये तुम पे भी डिपेंड करता है। अब तुम्हें बड़ा जल्दी ही कोई चीज मुश्किल लगने लग गई तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो तो आएगा ही, बट इट इज नॉट लाइक आईआईटी पेपर। आप समझ सकते हैं ना? अगर डिफिकल्टी की बात करें तो आईआईटी जो है वो एग्जाम जो है उनका लेवल एक अलग ही होता है। तो ये इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। उसका 1/4 समझ लो। क्या समझ लो? उतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, है ना? तो अब जरा देखिए, यहां पे आपका ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। और मैं सही बताऊं, अगर जेन्युइनली आपको किसी को मुश्किल लग सकता है, वो एक अलग बात है। कोई चीज किसी को बहुत पसंद है, दूसरे को खराब लग सकती है, तो वो अलग बात है। बट वैसे आपको बताऊं कि जो आपका 10th क्लास के अंदर एक पेपर होता था, NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन, कुछ करके ऐसे होता है। NTSC सही बोल रहा हूं ना मैं? पता है वैसे तुम्हें? अरे यार, काफी अनजान बच्चे हो। NTSC वाला जो लेवल होता है वो है, ये ओलंपियाड नहीं होते थे, वो सबको याद है ना? ओलंपियाड जो होते थे वो बेसिकली वो लेवल है, ठीक है ना? CBSE का लेवल उससे भी कम कर रखा है। फिलहाल देखिए, आगे चलते हैं। लेकिन बेटा धीरे धीरे ना, मैं आपको बता दूं, आप लोगों की स्कूलिंग जो है थोड़ी 2-4 साल अफेक्ट रही है बिकॉज ऑफ कोविड बच्चे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना, आप चाहे ग्रेजुएशन करें, चाहे अब जो भी करें, सीए का तो वही लेवल है। आज से नहीं, मैं खुद 2006 से पढ़ा रहा हूं, तो आज भी वही लेवल है, ठीक है ना? लेकिन आपका जैसे आगे आप ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन खासतौर से रेगुलर कॉलेज में, बीच में क्या था कि ना, इन्होंने सेमेस्टर स्कीम निकाली थी। ये 2012-13 में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में आई, तो इन्होंने सेमेस्टर स्कीम निकाल दी कि उनके साथ compete कर सकने के लिए। बेटा उससे पहले पेपर आते थे सीए मतलब ग्रेजुएशन के, बहुत डिफिकल्ट पेपर, मतलब मजा आ जाता था पेपर। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर सीए से भी मुश्किल देते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर वो आसान कर दिए गए। लेकिन आसान करने से फिर क्या होता है, जो बच्चा उससे पास होता है उसका स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सही बात है ना? आप एक बात बताओ ना, कई बार कुछ अलग स्टेट से बच्चा पढ़ा हुआ होता है, कुछ कुछ ऐसी स्टेट्स जहाँ पे इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाई जाती, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वहां के बच्चे के साथ जब कंपैरिजन होता है तो वो यार थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और आप लोग थोड़े से आप चाहे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो, यहाँ के बच्चे को ज्यादा नॉलेज होती है। तो वही है कि यूनिवर्सिटी ने पेपर का लेवल डाउन किया, बच्चों का लेवल भी डाउन हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी ने दोबारा से क्या कर दिया, पेपर अपने दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं। तो जो भी आप कोर्स चूज करें, ठीक है ना, बड़े अच्छे से चूज करें और फिर उस हिसाब से पढ़ाई करें। यहाँ पे देखिए
थर्ड के बाद अगला क्वेश्चन जो है वो था बेटा जी, एट्थ बोला था किसी ने, एट्थ है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं पहले, और देखिए द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। एच कितना हो गया 20, और डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बना ही देते हैं। याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो बिना पाइथागोरस थ्योरम के हो जाए, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है होगा तो वैसे ही। ये एच है आपका, इस वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस वाले को बेस बोलते हैं। कहता है जो बाकी की दो साइड है, यानी कि पी परपेंडिकुलर और बेस का जो डिफरेंस है वो कितना है 4। तो आपसे पूछा है बताओ कि वो साइड्स कौन सी है। भाई यहां पे देखो ए ऑप्शन में, बेटा दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना है, आ रहा है ना 4। तो इसका मतलब यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं 15 माइनस 11, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव आएगा ना, फिर आप कहोगे कि नेगेटिव आया। 15 माइनस 11 4। अच्छा ये तो पता ही है आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो जल्दी से अप्लाई करो 20 का स्क्वायर और उसके बाद आपका 11 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। यार 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, ये मैच होने वाला नहीं। बेटा 12 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो एक बार दोबारा से 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 20 के स्क्वायर। 400 आ गया, 144 आ गया, 256 आ गया, 256 आ गया। बेटा टोटल करो इसका, LHS इक्वल टू, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। पक्का। इसके अलावा नाइन्थ भी बोला था किसी ने, हाँ नाइन्थ तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन आपको नहीं पता। हाँ जी, द सम ऑफ टू नंबर इज 45 एंड द मीन प्रोपोर्शन। मुझे लगता है सीधा मीन प्रोपोर्शन की बात पे आना चाहिए, पहले सुन लो। मीन प्रोपोर्शन किसको कहते हैं बेटा, प्रोपोर्शन ये होता है, क्या होता है प्रोपोर्शन, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। क्या होता है बेटा, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। जब दो रेशियो इक्वल होती है, जब दो रेशियो इक्वल होती है बेटा, उसी को क्या कहा जाता है आपका, नहीं नहीं मीन प्रोपोर्शन नहीं, उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। जब दो रेशियो इक्वल होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शन। ये समझ में आता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। और इसके बाद आप सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना, तो ए डी इक्वल टू बी इंटू सी। कुछ याद आता होगा, पहले पढ़ा हुआ है कभी ना कभी। मैं बता देता हूं, ये वाले जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं मीन्स। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोलते हैं इन्हें, या फिर बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। एक बार रिपीट कर दो। और ये जो वाले जो दो होते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स। या तो बोलेंगे एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम प्रपोर्शन। रिपीट कर दो, ठीक है। तो बेटा समझ जाओ कि बीच वाले को मीन्स बोलते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक और तरीके की चीज होती है, आगे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। एक होती है कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन। क्या होता है बेटा, सर ये क्या है, बता रहा हूं बेटा। ये फर्क क्या है सर, देखते जाओ। डिटेल में फर्क बाद में बता दूंगा, अभी भी काफी डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन और भी फर्क है बेटा। ए टू बी टू सी को ऐसे लिखोगे, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी। अब फर्क नोटिस करो, ये देखो जो नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है, यहां पे बी है और यहां पे
और जो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है वो पहला वाला डिनोमिनेटर और अगले वाला न्यूमरेटर कैसा होता है, सेम। ठीक है, और भी इसमें फर्क है एक आध, वो बता दूंगा, अभी मैं नहीं जा रहा उस बात पे। और इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इक्वल टू बेटा अंडर रूट कितना, ए सी। अब सुनो, यहां पे अगर बात आए मीन प्रोपोर्शन की, बेटा इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं इसको? और ए और सी को क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, समझ गए आप बात को। तो बेटा एक बात बता, जब दो नंबर, अगर सुनना बेटा ध्यान से, अगर दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, दो नंबर यानी कि ए और सी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ए और सी का मीन प्रोपोर्शन कौन सा हुआ, बी। और बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए। डन आ रही है बात? तो बेटा अब एक बात सुन, ऐसे दो नंबर ढूंढ जिनका सम तो 45 आए, और अगर उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट किया जाए, यानी कि क्या किया जाए, a इंटू सी का स्क्वायर रूट क्या किया जाए, तो फिर आपका बीच वाला नंबर है यानी कि क्या, 80। तो बेटा जरा फटाफट से आप लोग जो है, हाँ हाँ एक ही बात, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने ये कहा कि सर आप ये भी तो बोल सकते हो कि b का स्क्वायर करके a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। मैंने कहा एक ही बात है, जो मन करे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेटा सी ऑप्शन 36। 36 को प्लस करके बताओ सब बच्चे, सुनाई नहीं दिया? और 36 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दो, 300, और मीन प्रोपोर्शन यानी कि b का स्क्वायर कर दो। जल्दी बताओ 18 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है वो कौन सा है, सी ऑप्शन। क्योंकि मैं फिर मेंशन कर दूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन रही हो तो 36 और 9 सम 45 है, और मीन प्रोपोर्शन यानी कि 36 इंटू 9 का स्क्वायर रूट बेटा 18 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर डन सर, गुड। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, अगला नंबर बताएं जी, लास्ट क्वेश्चन। 10th भी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर शॉर्टन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ गए? जिसकी तीनों साइडें क्या होती है, बराबर। उनको छोटा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मन कर रहा है। कहता है एक साइड को 12 यूनिट से छोटा करेंगे, एक साइड को 13 से और एक को 14 से। तो ऐसा करने पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम पक्का सेटिस्फाई होगी। मैंने बोला 99% केसेस है कि, वैसे तो 100% होता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा ही होगा। लेकिन मैं ये बोलने में 99 क्यों बोल रहा था, क्योंकि ना मैंने याद है 9th 10th स्टैंडर्ड तक, या किसी और स्टैंडर्ड में भी होगा ऐसा, कि ना क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाता है कि डोंट यूज पाइथागोरस थ्योरम। तब आपको बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज करना होता, तब अलग बात है। अदरवाइज तो भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आपका आंसर आ गया। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया और ना बोला जाएगा, क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। मैंने माना कि हमारी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइडें 17 है। तो बेटा एक बात बताओ, अब जब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा इसे, तो 17 में से पहले 12 माइनस करूंगा, बेटा बताओगे कितना आता है, 5 आता है। इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी साइड यही होगी। फिर 17 में से मैं 13 माइनस करूंगा तो कितना आता है, 4। और 17 में से फिर मैं 14 माइनस करूंगा तो कितना आता है, 3। तो यहां पे आपका, यहां पे आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो मैच कर रहा है क्या, 5 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यस ऑफ कोर्स LHS इक्वल टू डन बेटा। बेसिक कर रहे हैं अब अभी, ठीक है ना, कोई एडवांस नहीं कर रहे अभी, ठीक है। शुरुआत की क्लासेस है बेटा, ठीक है। हर तरीके का बच्चा है, मैथ्स बैकग्राउंड है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। अभी पता भी नहीं है कि नॉन मैथ्स होने को नॉन मैथ्स का बेसिक कई बार बहुत अच्छा होता है। मैं हैरान हूँ, एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बैच में मैं ह्यूमैनिटी से पढ़ी हुई एक गर्ल को पढ़ा रहा हूँ। मतलब बैच के अंदर एक गर्ल ऐसी है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, 11th-12th में आर्ट्स पढ़ा है, मतलब उसने 2 साल से नंबर्स नहीं देखे, ठीक है। वो बच्चे को मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत में ये चैप्टर स्टार्ट कराना थोड़ा सा इसलिए आसान लगता है कि बच्चा ना रोज नया नया आता है। जैसे आप आज आए हो, पिछली क्लास में कोई था, अगली क्लास में कोई होगा, तो एक बार में बड़ी जल्दी से सम अप करना कि ये कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा आसान होता है, इसलिए ये वाला चैप्टर चालू किया। तो वहां पे पढ़ा रहा था, तो मैंने उससे जब कुछ चीजें पूछी तो उसने बिल्कुल एक इक्विवेलेंट टू मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जवाब दिया। आई वाज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड कि यार ये बढ़िया है, मजा आया। मतलब नहीं तो मैं तो इस सोच में पड़ गया था भाई इसको तो अब आने से रहा, इसको नहीं आएगा समझ में। फिलहाल यहाँ पे देखिए 10th हो गया है और अगला बच्चे आपका 10th के बाद कौन सा 12th क्वेश्चन। 11th हो गया सबका, ठीक है 12th देखते हैं। 12th क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ जी इधर देखो, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर। बेटा इर्रेशनल नंबर होते हैं रूट वाले, ठीक है, और रेशनल नंबर होते हैं विदाउट रूट वाले। ऐसे थ्योरेटिकली बोल देते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। रेशनल को क्या बोल देते हैं, पी अपॉन क्यू, जीरो नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो हो सकता है, मैं चलो टेस्ट कर लेता हूं। पी अपॉन में क्यू की फॉर्म को और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो को रेशनल नंबर कहते हैं, तो क्यू तो जीरो नहीं हो सकता, पी जीरो हो सकता है। यहां पे नाम बताओ अपना। नमन मना कर रहा है यार, बेटा आप बताओ पी जीरो हो सकता है, कह रही नहीं हो सकता। आपका नाम दोबारा बता देना। हाँ अंश याद आ गया, आप बताओ बेटा। पहले ये तो पूछ ले नाम बताऊंगी क्या। ईशा, तनिष्का, तनिष्का हो सकता है बी जीरो, शायद। हाँ जी आप बताओ बेटा। नहीं हो सकता, आप बता दो सर। नहीं हो सकता, हाँ जी नहीं हो सकता। सिंह साहब नहीं हो सकता। लास्ट में नाम भूल गया मैं जरा यार। अंश, ठीक है सर आप बताओ। हो सकता है, आप बताना बेटा। इतना दिमाग पे जोर आ रहा है, चेहरे पे दिख रहा है इतना स्ट्रेस। बेटा हो सकता है पी जीरो, पी जीरो हो सकता है। जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्योंकि जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, ये लो हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। वैसे भी सबको पता है 0/1 जीरो होता है, लेकिन अगर आपको पता है ना एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो कर देते तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए आप याद रखना, ठीक है। अच्छा चलो आपसे पूछते हैं बेटा, एक बार नाम बताना दोबारा। विधि, विधि ये बताइए 5 ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी बातें हैं बेटा, देख चैप्टर भी बेसिक चल रहा है तो बेसिक ही पूछूंगा, और बिल्कुल सही जवाब था। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रूट वाले। अब यहां पे कहता है, क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन इज 70। मैंने कहा यार इर्रेशनल गायब हो गया, इर्रेशनल नंबर आपस में प्लस माइनस तो होते नहीं। मैंने कहा ये क्या पंगा है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इर्रेशनल पार्ट कैसे हो, सेम। इस वजह से ना ए ऑप्शन ट्राई करा ना बी ऑप्शन ट्राई करा, सीधा कौन सा ट्राई करा, सी। दोनों का सम निकालो और किससे मल्टीप्लाई कर दो, लार्जर से। लार्जर तो 5√2 ही होगा, तो यहां पे हो गया 7√2 और ये हो गया आपका 5√2 और ये हो गया आपका 35 इंटू 2 किसके बराबर, 70। और कहते हैं दे डिफरेंस, डिफरेंस तो माइनस करना है भाई।
और मल्टीप्लाई किससे करो, स्मॉलर से। बेटा 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और √2 भी क्या हो गया 2, 12। अरे यही तो क्वेश्चन ने बोला है, कंडीशन सेटिस्फाई आंसर। ठीक है, विधि ये सब जो है अभी हम लिख रहे हैं, मैं तो हमेशा ही लिखूंगा, आप लोग इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना, समझाना है। अगर मुझे सॉल्व करना होगा, अगर आप मुझे पूछो कि सर समझाओ मत बस आंसर बता दो, तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, और आप लोगों को ऐसी हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर। ठीक है, जब किसी को समझाना ही नहीं है तो माइंड में चल तो रही है बातें। हाँ, अगर कभी सॉल्व करते करते कहीं माइंड पे स्ट्रेस आए कि यार अब याद नहीं रह रहा, भूल जाते हैं ना कई बार हम, तो वहां लिख लो। धीरे धीरे खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, यू बिकम यूज्ड टू ऑफ इट, फिर लिखना ही नहीं पड़ता, और इसका बहुत फायदा होता है। यकीन मानना दोस्तों, अगर आप इसमें वीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन में वीक रह जाते हैं, तो मैं कहता हूं मान लिया आपको सीए फाउंडेशन पास करवा भी दिया जाए विदाउट मैथ्स, विदाउट कंसीडरिंग मैथ्स, आप इंटर में अटकोगे। सीए कोर्स, सीएमए कोर्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। इफ यू आर नॉट गुड इन इट, देन आपको सफर करना ही करना पड़ेगा। आप स्लो समझोगे, तुम्हारे साथ वाले बच्चे इंटर में फास्ट समझेंगे। एक बार पूछोगे, टीचर भी आपको प्लीज करने के लिए बोलेगा कि हाँ बेटा दोबारा बताए थे, बेसिक से बताए थे। 3 बार पूछोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 बार पूछोगे तब भी, लेकिन तुम्हें पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो बार बार पूछोगे, थोड़ी देर में बच्चे देखने लग जाएंगे तुम्हें, फिर कुछ दिनों बाद टीचर भी देखने लग जाएगा तुम्हें। तो अगर आपको इस ह्यूमिलिएशन से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी वाली बात है, वो एक मैंने मीम्स देखी थी अश्नीर ग्रोवर की, तो कोई लड़की, बताया था ना शायद आपको, अश्नीर ग्रोवर के सामने कोई लड़की होती है, वो बड़ी क्वालिफाइड सी होती है, तो वो कहता है अच्छा एक बात बताओ, किसी स्टॉक का प्राइस, किसी शेयर का प्राइस पहले 90% गिर गया, फिर 80% गिर गया, कंफ्यूज। तो बच्चे ध्यान रखना, लाइफ में अगर आपके अंदर कोई कमियां रह गई तो वो सामने आ ही जाएंगी, तो बेटर ये है कि उससे बचने की बजाय उसे जिस हद तक हो सकता है ठीक कर लो, है ना। चलिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हमें कोई मैथमेटिशियन नहीं बनना बच्चे, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स है, 10th क्लास का चैप्टर है ना, वो तो आना ही अच्छे से चाहिए, है ना। चलिए, और अब पढ़ाई पता है कैसे करना, अब पढ़ाई ऐसे करना कि अब जिंदगी में तुमसे कभी भी 10 साल बाद भी कोई पूछ लेना रेशनल और इरेशनल, और अगर तुमने बता दिया, तुम बताओ क्या ये तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट होगा या नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, आप किसी भी बड़े से पूछ लोगे, बता देगा रेशनल इरेशनल की पूरी डेफिनेशन, नहीं बता पाएगा, कह रहा मेरे बस की नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार ना पेरेंट्स होते हैं, मेरी सिस्टर ने मेरे जो उसका बेटा है उसको दिलवा दिया इंटरनेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड की जो पढ़ाई है और डिफिकल्ट, तो मेरी सिस्टर के हमेशा अच्छे मार्क्स आते रहे, 80% और उससे अबव, मतलब पहले के टाइम में ना 80% भी अच्छे मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन मैथ्स हमेशा उसका कैसा था, बहुत परेशान, मतलब बहुत ही खराब। तो कल ही ऐसी बात हो रही थी, कह रही मुझे नहीं आता 0.1 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा इसे कौन पढ़ाएगा फिर, ट्यूशंस के सहारे यार छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ा जाता है, तो आपको अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। खैर इधर देखिए, ये यहाँ पे हो गया, डन करें इसको, चैप्टर कोई और बचा है इसमें, 11th। अच्छा 11th, बेटा जी मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन नहीं एक किस्सा है और इतिहास का हिस्सा है। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, सुन लो। कई बार देखते हो, जैसे मैं ना वो पहले एक बिग बाजार करके वो होता था, डिपार्टमेंटल स्टोर या जो भी बोलते हैं उसे, ग्रोसरी स्टोर या जो भी, तो वहां पे ना कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, मतलब कि एक के साथ एक, है ना, या 90 रुपए वाली जो कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की आती थी वो 50 में दे रहे हैं, ऑफर निकला हुआ है। वैसे इन जनरल 1+1 देते थे वो, तो हमें समझ नहीं आता था कि यार ये क्या चक्कर है, ये जब हमारे घर के बराबर वाली शॉप वाला 90 में दे रहा है, ये 50 में क्यों दे रहा है, या 90 में 2 क्यों दे रहा है। फिर लेटर ऑन समझ में आया, पता है तुम लोगों को, वैसे लेटर ऑन समझ में आया वो चक्कर, पता है क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक बस एक्सपायर होने वाली होती है ना, 2-3 महीने रह जाते हैं,
अगर वो एक्सपायर हो गई तो कंपनी के लिए क्या हो गई, वेस्ट, वो सारा फेंकने के बाद। तो इसीलिए वो क्या कह देते हैं, कह रहे कोई बात नहीं ले जाओ, 1+1। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है सर, ये बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। सर देखो यहां पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बोटल्स इन द स्टोर, 5000 बोटल्स स्टॉक में है उसके पास, और वो विश कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट ना मंथ। वो कह रहा है भाई साहब ये 2 महीने बचे हैं, इस महीने अगर सेल हो गई तो हो गई, अगले महीने तो कस्टमर भी नहीं लेगा। देखो 2-3 महीने की एक्सपायरी डेट होती है ना, हम फिर भी ले लेते हैं। अब अगर मान लिया कोई कहे कि बस 15 दिन बाद ये खराब हो जाएगी चीज, तो इंसान नहीं लेता, उसे लगता है ये ऑलरेडी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे उसने बोला कि इस महीने में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक्सपीरियंस दे रखा है, मतलब एक्सपीरियंस से डिमांड फंक्शन निकाल रखा है, और बता रखा है प्राइस पर बोतल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। सर आपका नाम बताना। हर्ष। हर्ष, जीरो इन्वेंट्री का मतलब है तेरा सारा सामान बिक जाए, और सारा सामान तेरा तब बिकेगा जब तेरी डिमांड उतनी ही हो जितना तेरे पास स्टॉक है। यानी कि तेरी डिमांड कितनी हो, 5000 बॉटल्स की। तो तुझे क्या करना है हर्ष, पी की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे डी तेरा 5000 आ जाए, और ए ऑप्शन ट्राई करना शुरू कर। फटाफट से बता, पी की जगह 3 रख, ए ऑप्शन में जल्दी बता आंसर क्या बनता है। सब करें, मतलब नाम हर्ष का लिया, कितना आता है बच्चे, 5000। 5000 की डिमांड आएगी, 5000 का स्टॉक है, सोल्ड आउट। ठीक है, तो जीरो इन्वेंट्री हो गई। कोई कंफ्यूजन? अंशी क्लियर है? ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन बेटा इसमें है क्या? नहीं है। सो शेल वी प्रोसीड विद न्यू कॉन्सेप्ट, और वो नया कॉन्सेप्ट है, ये समझ कर लिया था आपने? ठीक है, गुड। तो अब जरा देखो यहां पे, अगर हम बात करें तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों, और अब डिस्कस करते हैं वो कॉन्सेप्ट जो नया है और जो पहले के मुकाबले थोड़ा सा और अच्छा लेवल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है देखने में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कांट बी जीरो, होना चाहिए ना, ए कैन नॉट बी जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ए जीरो बन गया तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, बल्कि क्या बन जाएगी, लीनियर। यहां पे आप सबको पहले से भी मालूम होगा, लेकिन मैं अपनी अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूं। ए कौन है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, और जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी जो एक्स के आगे लिखा हुआ है और जो एक्स के आगे लिखा होता है उसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी का मतलब बच्चे जिसके साथ एक्स नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कॉपी भी कर सकते हैं हाथ के हाथ, ठीक है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स known as roots of equation, values of variable। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे ना, लैंग्वेज का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश यूज करके, कई बार, मतलब सोफिस्टिकेटेड नहीं बोलूंगा मैं, हटा देता हूँ ये वर्ड अपना। कई बार कोई कोई वर्ड नॉर्मल वर्ड है लेकिन किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो वहां पे वो बच्चे को जब यही समझ नहीं आ रहा कि इसकी हिंदी क्या है, या मतलब इसका मतलब क्या है, हिंदी नहीं बोलूंगा, मतलब क्या है, तो फिर उसे क्वेश्चन आगे होगा नहीं। मैं ना अभी एक आपको एक मजेदार बताऊं, मैंने जैसे जो जून अटेम्प्ट के बच्चे हैं, तो कोई एक साइट है सीए प्रेप करके, वो क्या करती है, पेपर्स प्रोवाइड करवाती है बच्चों को।
तो उसमें एक पेपर बच्चा कर रहा था, तो मुझसे आके उसके डाउट्स पूछता है। तो मैंने देखा कि टीचर ने क्या कर रखा, जो आईसीआई के क्वेश्चन है, जो मैं अभी आईसीआई की बुक से करवा रहा हूं आपको, उसी के क्वेश्चनों में अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड यूज कर रखे। जैसे लिखा था ना अभी कि टू इरेशनल नंबर्स आर सच दैट if the sum of them multiply by the greater one is equal to 70 and the difference between them should be multiplied by the smaller one must be equal to 12, ऐसे करके था ना। तो डिफरेंस की जगह वर्ड लिख दिया डिस्क्रिपेंसी। अब आप समझो, कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी को डिस्क्रिपेंसी का मतलब नहीं पता, वो तो बैठ गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सीए के पेपर में ऐसा करते नहीं, ठीक है, कि अच्छा इंग्लिश का वर्ड देके, डिफिकल्ट इंग्लिश का वर्ड देके आपको कंफ्यूज किया जाए, तो फिर वो पेपर मैथ्स का नहीं बिल्कुल किसका हो गया, इंग्लिश का। तो ऐसा यहां करते नहीं, ठीक है। हाँ, वो उन्होंने अपने अब कहां से लाए नए क्वेश्चन, तो रोज रोज नए क्वेश्चन कहां से लाए, वही क्वेश्चनों में इंग्लिश अच्छी कर दी। तो मैंने ये दो वजह से बताया। एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपको बता दूं कि यहाँ पे इंग्लिश बहुत मुश्किल यूज नहीं करते हैं वो, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके साथ कभी हो सकता है कि नॉर्मल सी कोई चीज समझ में ना आए, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, उसको पहले से ही करेक्ट करें। देखो, इसीलिए मैंने क्या बोला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है, से क्या बोलते हैं बच्चों, रूट्स ऑफ इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ, और साथ के साथ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब क्या है ना, इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और बेटा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो x की दो वैल्यू होती है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, अल्फा एंड बीटा। सबको पता है अलजेब्रा ग्रीक लोगों ने बनाई है, ठीक है ना। किन्होंने बनाई है, चक्कर क्या बेटा, हमारे देश में तो कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था, तो यहाँ पे बेचारे लोगों को पढ़ने का तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तो डेवलपमेंट खत्म हो गई थी, 100-200 साल, जितने साल भी अंग्रेजों का राज रहा होगा, यहाँ खत्म हो गया था मामला पढ़ाई का। जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट थी वो तरक्की कर रही थी, तो उन्होंने ही सारी की सारी अलजेब्रा, नहीं तो उससे पहले की सारी जो मैथमेटिक्स है वो कहां से बनी है, इंडियन। उनके सबका बेस किस पे, इंडियन, जीरो, इनफाइनाइट, और भी बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये एक सिचुएशन है। और अल्फा बीटा क्या है बेटा, ग्रीक लोगों की एबीसीडी है। अल्फा बीटा गामा थीटा फाई ओमेगा पाई, ये सब कौन से हैं, ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे एबीसीडी होता है इंग्लिश, ठीक है। तो x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे आपका, अब ये अल्फा बीटा को निकालने का तरीका समझते हैं। हाउ टू डिटरमिन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के बेटा दो तरीके हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन जिसको आप लोग स्कूल में मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते थे। कौन कौन बच्चा ऐसा है, हैंड रेस करे जिसको ये याद ही नहीं आया कि फैक्टराइजेशन क्या होता था या कुछ भी। कौन कौन बच्चा ऐसा है, हैंड रेस करे। क्या बात है, सबको आता है, चलिए ये अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अच्छा, एक और बात बेटा ध्यान रखना, अगर कोई चीज ना पता हो छुपानी नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी तरीके से शाय फील कर रहे हो, ऐसा मत करना, नहीं तो वो चीजें ठीक नहीं हो पाती, सामने आएंगी तो ठीक भी होंगी। फैक्टराइजेशन याद दिला देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसका तरीका ये होता था कि बीच की वैल्यू को
ऐसे दो पार्ट्स में बांटना होता था कि जब उनका प्लस माइनस किया जाए तो सेम आए, लेकिन अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, ये होता था फैक्टराइजेशन मेथड। और यहां पे आपका x कॉमन लेने के बाद x प्लस 3, 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 3, और x प्लस 3 कॉमन लिया तो यहां से x बचा और यहां से 2। ऐसे में एक बार के लिए बता देता हूं, अच्छी बात रहेगी आप सभी के लिए, वैसे तो आप सभी ने कहा आता है। एक बार x प्लस 3 को 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -। हमेशा याद रखना रूट्स क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई। बेटा एक बार चेक करोगे, कोई भी बच्चा चेक कर ले, जहां जहां x है वहां वहां पे एक बार आप -3 रख के देखो, देखना 0 आ रहा है क्या। x की जगह -3 रखो, यानी कि x की पहली वैल्यू आ गया। जिससे -3 रख दिया वो एक बार -2 भी रख ले यार, माइंड में सेटल हो जाएगी बात। आगे इससे भी अच्छा। अब दूसरा तरीका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड कैसे बना मुझे बताने का बड़ा शौक है, लेकिन बताने का शौक इसलिए है बेटा 12th तक हमें खुद नहीं पता था कि ये फॉर्मूला कैसे बना। याद दिला तो पहले कौन सा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। यकीन मानना 99% वाला बच्चा भी हो, जब मैं पूछता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना उसे भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता था, स्कूल के टीचर ने कभी सिखाया ही नहीं। रीजन है, उनकी भी लिमिटेशन होती है यार, छोटे बच्चों को सिखाना आसान नहीं होता, वो छोटे बच्चों की पेशेंस और कम होती है। तुम तो मन ना भी करे तब भी ध्यान से सुनोगे, अबे सीए कर रहा है भाई, सुन ले क्या बोल रहा सामने वाला। स्कूल वाला बच्चा इतनी पेशेंस नहीं दिखाता, वो कहता है मेरे को समझ नहीं आया। ये एक ना तरीका होता था, शायद आप लोगों के मतलब कोर्स से ऑब्सोलीट हो चुका है, हट चुका है, उसे बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं देखूंगा किसी टाइम बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा। तो उससे उसके डेरिवेशन है, हाँ आपकी बुक में दे रखा है तो बेटर है, बुक में मार्क करवा दूंगा, दिख जाएगा आपको, अपने आप देख लेना है ना। तो यहां पे आपका x की वैल्यू ऐसे निकलती है। अच्छा यहां पे देखना, एक बार अल्फा की वैल्यू निकालते हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे बच्चे। बेटा b की जगह कितना लिखूं, सारे बच्चे बोलेंगे 5। किसी को नहीं आया बता देगा भाई, सबको पता है अभी एबीसी ऊपर बताया था क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, बी होता है एक्स के आगे वाला, सी होता है विदाउट एक्स वाला। 5 स्क्वायर, ए कितना है, सी कितना है, वेरी गुड। और आपका अल्फा लिखना है तो यहाँ पे प्लस छोड़ देता हूं, सर प्लस वाले को अल्फा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, किसी एक को अल्फा और किसी एक को, ठीक है। और नीचे 2a, ए कितना है 1। आओ सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25, 4 6 जा 24, 24 25 में से क्या 1, 1 का स्क्वायर 1, -5 प्लस 1 अपॉन में 2, -4 अपॉन में 2, -2। लेट्स प्रोसीड विद बीटा। -5 माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय कितना 2। अब तो हमें पहले से पता ही है वैसे तो वैल्यू क्या आने वाली है, -6 अपॉन में 2 कितना माइनस। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सुनो, जब कभी फैक्टराइजेशन समझ ना आ रहे हो, क्या बोला फैक्टराइजेशन, तो फिर आपके पास कौन सी चॉइस है, डिस्क्रिमिनेंट। कौन सी चॉइस है, ठीक है। चलिए ये मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सीक्वेंस से थोड़ा सा हट जाते हैं हम यहां पे। याद रखना, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लीजिएगा अगर लिख रहे हैं तो, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
b is equal to 0, b is equal to 0 if in a quadratic equation b is equals to 0, then the two roots are equal but opposite in sign. That kind of quadratic equation, that kind of quadratic equation is called pure quadratic. That kind of equation is called pure quadratic. ठीक है, और इसका ये मतलब है प्योर क्वाड्रेटिक का अल्फा की वैल्यू क्यू, सो बीटा की वैल्यू माइनस, अल्फा की वैल्यू क्यू, सो बीटा की वैल्यू। डन बेटा। सुनो अब इधर देखो, इसको सिर्फ एक कोई थ्योरी लिखवाने के लिए नहीं पढ़ाया। ये देखो, माइंड में ऐसी लैंग्वेज की वजह से सेटल नहीं होता, उस लैंग्वेज के बाद प्रैक्टिकल कर लेते तब सेटल होती है चीज। ठीक है, ये देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। आप सब समझ सकते हैं ना कि एक तरीके से यहां पे बी 0 नहीं है। एनी डाउट? सर आप बताएंगे, अपना नाम बताएं बेटा, ग्रीन टी शर्ट में। निर्भय, निर्भय समझ में आई ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये देख लो बी 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और यानी कि प्लस माइनस 5, एक नंबर प्लस और एक नंबर। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन को? ये वाली इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा समझ में आ गई सबको बात? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 45, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 45। सबको पता है ना अंडर रूट 45 का मतलब 9 इंटू 5, तो एक्स का मतलब प्लस माइनस 3। आ रही है बात समझ में? एक बार प्लस में और एक बार प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, however if b is not equal to 0, then equation is known as अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। बेटा जब b 0 नहीं होता, जिसके फैक्टराइजेशन वगैरह करने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। और जहां पे b 0 होता है उसे क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा
दोस्तों आप सबको अल्फा बीटा का मतलब आपको समझ में आ गया था, तो आइए मैं यहाँ पे अब एक अगला टाइप का कॉन्सेप्ट चालू करता हूं और इसे बोलेंगे बेटा जी क्या आपका सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब समझते हो, अल्फा प्लस बीटा, जिसका शॉर्टकट होता है 10th क्लास में पता है, 10th क्लास से पता है, माइनस बी बाय। और ये कैसे बना है ये देख लो एक बार बताए तो, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अल्फा मान लू, प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपॉन में 2a, इसे क्या मान लू, बीटा। सबको पता है यार, अगर इसे सिंप्लीफाई करा, सबको पता है कि अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करा क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबको दिख रहा है ये कैंसिल, क्या बचा रह गया, माइनस बी 2b अपॉन में, जिससे क्या बन गया आपका माइनस बी अपॉन में, डन। साथ के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका शॉर्ट का फॉर्मूला होता था, और ये भी ऐसे ही बने, ठीक है। ये लिख लो, फिर आपका आगे चलते हैं। डन हो गई भाई यहां तक बात। क्या क्या कंक्लूड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। रिपीट करो, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, और a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज होती है, जिनका नाम जनरली क्या होता है, अल्फा एंड बीटा, है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a तो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर b 0 हो गया तो प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। और प्योर क्वाड्रेटिक की स्पेशलिटी क्या है, क्या मतलब उसमें अलग है, उसमें रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल बट ऑपोजिट इन, इक्वल बट ऑपोजिट इन, ठीक। सम अगर b नॉट इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन क्या कहलाती है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा सुनो, क्योंकि थोड़ा सा मैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये तो बेसिक था, लेकिन आपका, मैं पहले आपको ये बता दूं, पेपर में ना जो अभी तक सिखाया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये नहीं आएंगे। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाल ही लोगे अब आप, पेपर में आएगा एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक याद रखना पड़ेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे। तुमने कहा ये इसकी वैल्यू, शॉर्टकट याद रख लो इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लेंगे बेटा ये सभी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि आसानी से कैलकुलेटर मतलब कि इक्वेशन से निकल जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। एक बेटा अल्फा माइनस बीटा की जरूरत पड़ सकती है, इसका भी शॉर्टकट याद रख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आई रिक्वेस्ट कि आप इसे याद रखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस, एक ये याद रख लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये तीन आपको याद करने हैं बस, नहीं, ये तीन आपको याद करने हैं मेनली, ठीक है। अब तीन तो हो ही सकते हैं याद, ये मत सोचना पेपर में बस यही तीन आएंगे।
पेपर में क्या क्या आएगा वो भी दिखाता हूं। पेपर में आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये मेमोराइज करने हैं। ये मेमोराइज करने हैं। और अदरवाइज आपका पेपर में क्या क्या आ सकता है सुनो, अल्फा क्यूब और माइनस बीटा क्यूब। सर कैसे निकालें, ये तो नहीं रटवाया आपने। चलो पहले इसके लिए आप लोग पहले हेल्प करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा? एक बच्चे ने तो हाथ उठाया है। एक बार और देख लेते हैं, और कैंडिडेट्स कितने है? कोई नहीं? चलिए ठीक है। आप सभी बच्चे 12th पास हैं? अच्छा ठीक। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस। आपका नाम बताएं। कुणाल बताइए बेटा। इसका फॉर्मूला बता रहे हो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ही कहीं फॉर्मूला। चलिए कुणाल तूने तो उम्मीदें तोड़ दी यार। छन से जो टूटे कोई सपना वाली बात हो गई है। तो चलिए मैं याद दिलाऊं। ए माइनस बी, ये वाले यूज कम होते थे। ये वाले फॉर्मूले यूज कम होते थे इसलिए याद कम होते हैं। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मेरे को आज तक ध्यान है इसमें फॉर्मूले में मुझसे क्या गलती होती थी, सबसे वही होती है। ये ना जब ए और बी आता है तो प्लस की जगह क्या लिख देते हैं, माइनस। जबकि यहाँ पे अगर ए माइनस बी है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए बी। और अगर यहाँ प्लस ए बी हुआ तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये लो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा दोबारा, कोई टेंशन नहीं है। देखो नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मजाक को कभी माइंड मत करना, ठीक है। अपनी कमियों पे कई बार हंसना ही चाहिए, है ना। रोकने का भी क्या फायदा है, ठीक तो तब वैसे भी नहीं हो रही तो हंसी लो। तो यहां पे आप देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। मुझे पता है बस यही वाला फॉर्मूला अटका है, इसीलिए पूछा भी है मैंने। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो पूछता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो सबको आता है। चेक करूं क्या? कह रहे वो भी सर टेस्ट कर लो एक बार, क्या पता एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाए। अच्छा चलो देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सब बच्चे बोलेंगे। चलिए काफी सिंक्रोनाइजेशन के साथ बोला है तो इसका मतलब ठीक ही बोला है। हालांकि इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। हाँ हाँ बोल यार। 3ab। दोस्तों ध्यान रखना बेटा, मैं अपने क्लास का माहौल ऐसा रखना चाहता हूँ, गलत है तो गलत बोल दो, चुप मत रहना। क्योंकि चुप रहने से ना, अपनी स्टूडेंट लाइफ का ये है, चुप रहने से कोई फायदा, गलत बोलो चाहे थोड़ा सा ह्यूमिलेशन भी हो जाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट फिर वो बात क्या होती है, हमेशा के लिए याद रहती है। और यहाँ तो सब ठीक करने को ही आए हैं अपने को। सब कुछ ठीक होता तो फिर यहाँ पे भी नहीं होते, तुम फिर अपने घर पे ही बैठे होते नहीं। तो यहाँ पे आए हो तो बस ट्राई करो, गलत हो कोई बात नहीं, हम यहीं इसीलिए ही बैठे हैं आपको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए लिखवा दिया मैंने। हाँ लेकिन बेटा मैं आपको पढ़ा क्या रहा था, मैं तो ये पढ़ा रहा था अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ लिया तुमसे। तुम कह रहे हो कैसे निकाले सर, नहीं सिखाया आपने। अच्छा मैंने कहा फॉर्मूला तो याद है, करे अभी याद आया है। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। दोस्तों क्या तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का शॉर्टकट बता रखा है? क्या तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का शॉर्टकट बता रखा है? और अल्फा बीटा का शॉर्टकट तो तुम्हें पहले से पता है ना। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ऐसे दे देंगे,
क्या होना चाहिए इससे अगला स्टेप? तुम कुछ बच्चे अटक जाते हैं यहाँ पे, एलसीएम ही लेंगे और क्या कर सकते हो आप? नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, और बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा अलग होते हैं सेम होते हैं? अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा सेम। सर और क्या? बेटा जितना याद आ रहा है उतना बताता जा रहा हूं। बताओ जी, इससे अगला क्या करना है? इससे अगला स्टेप एलसीएम। कर लोगे ना? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाल लोगे, ऊपर शॉर्टकट सिखाया है ना, ये रहा। और अल्फा इंटू बीटा तो पता ही, समझ गए बात को? डन। एक काम करते हैं, पहले इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, फिर और आगे बताऊंगा। क्या लग रहा है राहुल, बेसिक ही है? ठीक है। राहुल नाम से एक और बच्चा भी था ना लास्ट क्लास में? चलो, कोई और भी है राहुल यहाँ पे? एक तो पता है मुझे, राहुल ही है ना नाम आपका? लो जी, एक काम करते हैं दोस्तों, जो अभी सिखाया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट सिखाया ना, पेपर में हो सकता है वो डायरेक्ट ना होके कैसे आए, लैंग्वेज बेस्ड है, जैसा भी बताया नहीं था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल करके। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे अब आप खुद ही, नहीं होगा तो मैं करूंगा। एग्जाम्पल है, जी बेटा। थैंक यू। किस किस का हो गया भाई? अरे बहुत टाइम लगा दिया तुमने तो, बड़ी तसल्ली में कर रहे हो, सजा सजा के तो नहीं कर रहे। यहाँ पे ए कितना है, 2, बी कितना है, -4, सी कितना है, -1, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो आपका यहाँ पे सॉल्व करके क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में कितना, अल्फा बीटा। बेटा ठीक है ना?
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। नहीं, मैंने इसका तो शॉर्टकट दिखा दिया था ना। क्या लिखवाया था बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। शायद आपने ये वाला ना लगा के ना फॉर्मूला वाले लगाया है, इस वजह से आपका टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो सारी चीजें अवेलेबल है रेडी। अल्फा प्लस बीटा 2 का क्यूब कर दो, अल्फा इंटू बीटा -1/2, अल्फा इंटू बीटा -1/2। 8 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस में 3 हो गया, -22 इस आंसर। ठीक है, आप लोग क्या गलती कर रहे थे? आपको क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू यही लिखी थी या वो वाला फॉर्मूला लगा रहे थे? वैसे तो उससे भी यही होता। इतना टाइम लगाए वो पूछ रहा हूं, आपने कैसे किया बेटा? ऐसे ही किया है ना? आप बाकी बच्चे ऐसे नहीं कर रहे थे ना शायद? यार ये तो जवाब दो ना, कैसे कर रहे थे बेटा? बता कैसे कर रही थी? एक काम करता हूं, मैं ही देख लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप लोगों की कमियां पता होनी बहुत जरूरी है, तभी तो आगे से उस तरीके से। क्यों इतनी देर लगी आप लोगों को? कोई कर सकती थी, लेकिन तूने इसमें बहुत टाइम लगाया। कोई गलत नहीं है तरीका, नहीं कोई गलत नहीं है। ये अब लिखा है, तू क्या कर रही थी बेटा ये बता? लिखा क्या है? बहुत टाइम लगा रहे हो ना। हाँ जी सर। है साइन गलत लिखा दिया था, बोलो आशी। क्या यार देखने तो दिया थी। अच्छा देखते ही काट दिया था। तुम्हारा देख लिया मैंने। कैसे? फैक्टराइजेशन कोई गलत नहीं है, फैक्टराइजेशन बच्चे, लेकिन टाइम ज्यादा लगा रहे थे आप। हैं बेटा देख, इसका फैक्टराइजेशन सबको पता है, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 4x है ना, तो उसे 3x और x में स्प्लिट कर देंगे। तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप फैक्टराइजेशन, लेकिन फैक्टराइजेशन में आप बहुत टाइम लगा रहे हो, और उतना टाइम जो है मतलब अभी ठीक है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आप कहो कि मैं एग्जामिनेशन में इस स्पीड से करूंगी या करोगे, 1% छोड़ो, 100% एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा स्पेस दे दियो बस। थैंक यू। हाँ जी सर बताओ, कहाँ पे क्या दिक्कत आई कि आपने इतना टाइम लगाया? हाँ जी, फैक्टराइजेशन कोई यार मैंने कैसे करा बिना फैक्टराइजेशन के? तो उसी से तो करना था, जिसने फैक्टराइजेशन करना है कर ले। क्या गलती बता मुझे? साइन गलत यार, गलत बात है यार ये तो। बेटा आपने तो कर लिया है ना। आपने क्या गलती करी है पता चला है? डिस्क्रिमिनेंट वाले से कर रही थी। बच्चे देख, आपने डिस्क्रिमिनेंट को लिख रहे थे प्रॉपर। कौन चेक कर रहा है तुम्हारा ये सोल्यूशन? फास्ट करना है ना, रफ के तरीके से करना है। आप समझ रहे हो रफ का तरीका क्या होता है? कैलकुलेशन फटाफट फटाफट करनी है। बताओ जी गलती क्या है? साइन गलत लगा दिए। ये ना ये सब्जेक्टिव तरीका है, सुनो ये देख लो एक मिनट। यहां पे जैसे इस बच्चे ने करा, ये दिख रहा होगा वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार ये एक एक स्टेप ऐसे लिखना, ये 10th 11th 12th का तरीका है। क्यों लिख रहे हो? किसी ने सोल्यूशन चेक करना है? नहीं करना। तो जितना जल्दी हो सकता है, ये जो तुम लिख रहे हो तो टाइम तो लगाओगे लगाओगे। क्यों लिख रहे हो? लिखते तब थे जब देखता था कोई। यहां पे सबने तुमसे क्या पूछना है? वैल्यू बताओ क्या आई, है ना? तो आपको ये ऐसे नहीं सॉल्व करना। अगर ये लगा रही हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फैक्टराइजेशन कर रही हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसा बोलना कि वो तरीका गलत है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बराबर सेम टाइम में आंसर आ जाता है।
लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन प्रॉपर स्टेप्स लिख रहे हो, ये प्रॉब्लम है, स्टेप्स लिखने हमें, अगर जरूरत लग रही है तो लिख लो, लेकिन इसलिए लिख रही हो क्योंकि आदत है, वो गलत है ना। और एक्चुअली में जरूरत नहीं है, आदत है स्टेप बाय स्टेप लिखने की, क्योंकि जब स्कूल में शॉर्ट में करते थे ना, तो टीचर डांटते थे कि स्टेप्स के मार्क्स कटेंगे। सर आप बताइए, गलती बताए बस मुझे। ठीक है, कर तो रफ में ही रखा है। हाँ जी सर। है, हाँ, आपसे बात हो गई। अच्छा, फैक्टराइजेशन इसका मतलब तुम लोगों को कम आता है? फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था? हाँ नहीं होगा, सही कह रहे, 2 into 1 2 होता है ना, हाँ नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट लगा रहे थे। तो अब सुनो, तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया ना कौन सा वाला तरीका बेटर है जो मैं कर रहा था, इसीलिए तो सिखाए थे वो फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट टाइम लगा दिया डिस्क्रिमिनेंट में। ठीक है सर, यही है। वो हुए ही नहीं होंगे फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन आप तीनों बताएं भाई। राहुल, गलती गलती या तूने कर लिया था? बता दिया कर यार। वैल्यू कौन कहां पर? थोड़ा अच्छे से समझा दे एक बार यार, कमी पता चल जाएगी। अच्छा चल ठीक है, अभी समझ में आ गई। तू बता भाई। ठीक है कुणाल, फैक्टराइजेशन। दोस्तों यहां पे एक्सक्यूज मी बेटा, फैक्टराइजेशन जो है वो आप लोगों का यहां पे नहीं होना था, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेरे को भी याद आया, मुझे इक्वेशन मैंने गलत सोच ली थी। फैक्टर मेरे को लग रहा था कि इक्वेशन है 3x² माइनस 4x माइनस 1, वो 3x² नहीं बल्कि कितना है 2x² है, तो फैक्टराइजेशन नहीं होना था। तो जितने बच्चे फैक्टराइजेशन से करते गलत था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से भैया कर तो सकते थे, लेकिन यार तुमने जिस हिसाब से टाइम यूज किया है उस हिसाब से तो मैं तो कहूंगा कि नहीं, मैं अगर नहीं बेकार है ये तरीका, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए गुड। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 4 करें अभी। क्वेश्चन नंबर 4 करें, और जो जिसका हो जाए वो हैंड रेस करे, आंसर ना बताए। हो गया? जिसका हो गया है वो 9th करेगा। बेटा दोबारा दिखाऊं क्या? ये लो जल्दी से लिख ले, इक्वेशन लिख लिया? गुड। जिसका हो गया 9th करेगा अभी। वही वाली? ऐसा क्यों, भूल गया? हटा दू बेटा? जो 9th कर दे वो 11th करे, और नहीं होगा तो मुझसे संपर्क करे, मैं करूंगा।
नाइन्थ भी हो गया। नाइन्थ में तो फैक्टराइजेशन भी लग सकता है। कह रहे अब तो लगाएंगे ही नहीं हम। इलेवेंथ। एक मिनट रुकेंगे सब, बस जल्दी करनी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि तुम कंफ्यूज होना शुरू हो जाओ। ठीक है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। नाइन्थ भी और इलेवेंथ भी, बहुत बड़ी। इलेवेंथ हुआ नहीं या कर रही होगी? नाइन्थ हो गया। बेटा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का शॉर्टकट बता रखा है मैंने, मतलब शॉर्टकट नहीं, फॉर्मूला लगाओ। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अभी लिखा था ना, उसका यूज करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इलेवेंथ में भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे। ठीक है, इलेवेंथ यार काफी टाइम लगा दिया। नाइन्थ तक किस किस का रह गया? नाइन्थ सबका हो गया, नाइन्थ। इलेवेंथ रह गया, काफी टाइम लग रहा है, तो पहले मैं ही कर देता हूं।
अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा, ये तो सबको समझ में आता है। एज पर द आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, जो गलती होती है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का शॉर्टकट क्या सिखाया था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है इस इक्वेशन का? माइनस बी कितना है? -1 और ए भी कितना है? 1। अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी कितना है? -1 अपॉन में 1। बेटा कोई कंफ्यूजन है? पहले ये बताओ इसको। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में कंफ्यूजन किसी को नहीं है? बस फिर तो हो गया। वन का स्क्वायर -4 इंटू -1 √5। और क्या पता करना चाहिए मुझे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, ये 3 आ गया। तो अब मैं प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे √5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 3, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? -1, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? -2 √5। आराम से देख लो क्या क्या करा है। सीधा सीधा सही बताऊं, सिंपल सिंपल पहले लिख दिया फॉर्मूला। अब फिर ये चीज देखी, ध्यान से देखना, ये चीज तो डायरेक्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। मैंने कहा ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इनका फॉर्मूला याद किया और इनके फॉर्मूले में वो वैल्यूज जो पहले से निकाल चुका हूं डाल दी, तो इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब इनको यहां प्लेस कर दिया, ये देख लो प्लेस हो गया, सिंप्लीफाई करके आंसर। क्या कहते हो? ठीक है? पक्का? कोई कंफ्यूजन? ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना ही रखेंगे। अभी ठीक लग रहा है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है? थैंक यू। किसका? कौन सा 4 तो 9? अच्छा, जो इससे पीछे करे थे। फोर्थ का आंसर है -2, सॉरी नाइन्थ का आंसर है -2 और फोर्थ का आंसर है 7। ठीक है, फोर्थ का आंसर है 7। आया बेटा? नहीं आया बच्चे? गलत कर दिया? कोई बात नहीं, ये ले मैं करवा देता हूं। कौन सा? ठीक है, देखो देखो कोई बात नहीं, ये देखो यहां पे लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका शॉर्टकट आप लोगों को मैंने फॉर्मूले के तौर पे लिखवा दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस। तो इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो -b कितना है? सॉरी -b है -4, a कितना है? सॉल्व कितना आएगा? बताओ, क्लियर हुआ आपको ये? अल्फा बीटा क्या होता है? c कितना है? a कितना है? यहां पे वैल्यू पुट कर। टू से 2
2 का स्क्वायर पक्का। फोर्थ के अलावा नाइन्थ। देखिए बेटा, यहां पे इसके जो रूट्स है उसका नाम अल्फा बीटा नहीं पी प्लस क्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस बी कितना है, ए कितना है, सी कितना है, ए कितना है। तो पी क्यूब और क्यू क्यूब का मैंने शॉर्टकट बता रखा है, देख लेना, चाहे पी प्लस क्यू का होल क्यूब 3 पी क्यू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू पक्का। -2 का क्यूब -3 और -2 डन। हालांकि इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन भी आसानी से हो रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम मैच हो रहा है ना, सम भी 2x आ रहा है और प्रोडक्ट भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इधर x और इधर 1, तो x की दोनों वैल्यू क्या हुई, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x क्या है, और दूसरी वैल्यू भी, यही तो p और q है, p और q यही तो होते हैं रूट्स। बेटा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब तो -1 डन। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते थे, लेकिन गलत क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने बैठ गए थे आप, क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, चलिए। हाँ, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, करके देखियो जरूर। मन में वहम रखना बहुत खतरनाक होता है? 15 आ रहा था, रुक जाए, 1 मिनट रुकना बेटा, ये भी करवा दो, इसका वहम भी खत्म कर दे। कौन से रूट्स वाले? हाँ हाँ बिल्कुल है, ये ले, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी प्लस पी स्क्वायर प्लस में माइनस, चलो अब पहले ये देख लेता हूं, पी प्लस क्यू कितना था -2 और पी क्यू कितना था 1, यहां -2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और -1। अब लेकिन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल, क्या होती है, यही होती है। पी प्लस क्यू कितना है बेटा, पी क्यू कितना है, करो जरा, -2 का स्क्वायर +4, कितना बचा, अब रख दे वैल्यू, -2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आया ना सेम, कैसे भी कर ले आंसर अलग। और एक बात, जैसे अभी इस बच्चे को वहम आया कि आपके शॉर्टकट वाला तरीका ना लगा के मैं नॉर्मल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं, आंसर सेम आना चाहिए जेन्युइनली, तो मतलब तो ये बनता आना चाहिए जब दोनों बातें सेम ही होती है तो। लेकिन मन में छोड़ना मत, जब कभी ऐसा है, अगर मैंने एक तरीके से कराया तो दूसरा तरीका खुद से करके देखेंगे, ठीक है। और
अगर नहीं मैच हो पा रहा है, कुछ गलती समझ में आ रही है तो वेरीफाई मुझसे करवाएंगे, ठीक है। मन में हल्का सा भी डाउट लेके साथ नहीं चलना, उससे क्या होता है आगे धीरे धीरे परेशानी बढ़ती है। जैसी परेशानी अराइज हो सबसे पहले ही उसे क्या करना है, सॉर्टेड आउट करना है, ठीक है। ये तरीका है जितने बच्चे नॉन मैथ्स हैं, जितने बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है लेकिन बेसिक थोड़ा अच्छा नहीं है, सबके लिए कैरी ऑन नहीं करने अपने डाउट्स को, हाथों हाथ उन्हें क्या करते चलना है, क्लियर करते चलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।